देखिएगा बच्चों, जैसा कि आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया जा चुका है। पहले भी कई वीडियोज वास्तविक संख्याओं पर हमने YouTube पर डाल दिया है। आप चाहें तो वहाँ से आप वास्तविक संख्याओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर वीडियो थोड़ा क्लीन नहीं है, एक क्लीन अच्छा वीडियो बनाकर पुनः भेज दीजिए। तो ये पुनः दोबारा उन्हीं मैटर्स को लेके हम आए हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं और इन्हीं प्रश्नों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिएगा, अब चूंकि अगर वास्तविक संख्या की बात हो रही है तो वास्तविक संख्या के बारे में आपको पता होगा कि वास्तविक संख्या है क्या। जैसा कि पिछली क्लास में, पिछली कक्षा में आप लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहां पर मुख्यतः आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के बारे में पढ़ा था। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो कक्षा 9 में ही आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। यहां पर देखिएगा, यहां पर भी आपको उन्हीं संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है जो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब आपका क्लियर हो गया होगा, आपका स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तविक संख्याएं है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, और ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। यहां पर यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो देखिएगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों ने 9 तक प्राप्त किया, अब यहां पर आपको हम कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे। यहां पर देखिएगा, एक हेडिंग मैंने दिया है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ध्यान दीजिएगा, हम अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण करते हैं। देखिएगा, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 ऋण √3 एक अपरिमेय संख्या है। छठवां क्वेश्चन हमने लिया है, ये कह रहा है कि दर्शाइए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है वह है कि दर्शाइए कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि यदि आप हाई स्कूल बोर्ड की विगत वर्षों की यदि आप प्रश्न पत्र को देखें तो आपको वास्तविक संख्याओं से 1-2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाते हैं जो 2 नंबर 3 नंबर से कम में नहीं होते हैं। इसमें से देखिएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपका 3 नंबर से कम में नहीं हो सकता है। बाकी के क्वेश्चन थोड़े छोटे हो सकते हैं। देखिएगा, यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें, यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से देखिएगा, तो अब इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको परिमेय मान लेते हैं। क्या मानते हैं? देखिएगा, हम इसको मान लेते हैं कि यह है एक परिमेय संख्या है। और निश्चित मान लीजिए, जब कोई भी परिमेय संख्या होगी तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠
जीरो हो। तो देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना रूट दुई एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि रूट दुई एक परिमेय संख्या है तथा P और Q दो सह अभाज्य पूर्णांक है। अब देखिएगा जब रूट दुई एक परिमेय संख्या हो गई, तब देखिएगा हम लिख सकते हैं कि रूट दुई इज इक्वल टू P बाई क्यू। क्या लिख सकते हैं? रूट दुई इज इक्वल टू P बाई क्यू। देखिएगा आप यहां लिख सकते हैं Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर Q शून्य के बराबर नहीं होगा। आगे देखिएगा यदि हम Q का क्रॉस मल्टीपल रूट टू के साथ कर दें तो ये रूट टू Q इज इक्वल टू P प्राप्त होता है। और देखिएगा अब हम क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा रूट टू क्यू का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। देखिएगा एक चीज, जब रूट टू का हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जो रूट है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी रूट टू इंटू रूट टू ये 2 हो जाएगा और Q का स्क्वायर करेंगे तो ये Q स्क्वायर होगा इज इक्वल टू P स्क्वायर। आपको यहां तक प्राप्त हो गया। अब एक चीज ये देखिएगा, 2Q स्क्वायर बराबर है P स्क्वायर के। 2Q स्क्वायर बराबर है P स्क्वायर के। तो देखिएगा आप कह सकते हैं कि 2 जो है वह है 2 से 2 जो है वह है P स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहां पर देखिएगा चूंकि 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है, इसमें 2 का गुणा हुआ है तो ये इसके बराबर है, तो निश्चित है ये भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। यानी 2 एक गुणनखंड के रूप में P स्क्वायर में भी उपलब्ध है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि 2 से P स्क्वायर विभाज्य है, इसलिए 2 से P भी विभाज्य होगा। देखिएगा अब चूंकि 2 से P स्क्वायर विभाज्य है और जब 2 से P स्क्वायर विभाज्य है तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के गुण के आधार पर आप कह सकते हैं कि 2 से P भी विभाज्य होगा। 2 से P भी विभाज्य होगा। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, देखिएगा P इज इक्वल टू 2R रखने पर, P इज इक्वल टू 2R रखने पर ये देखिएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2R का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने P को 2R लिया है और यहाँ P स्क्वायर है। तो जब हम P की जगह पर 2R रखेंगे तो ये आपका 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिएगा 2q² बराबर 4r² होगा, 2q² बराबर 4r² होगा। और यहां से देखिएगा 2 से 4 कट जाएगा, आप लिख सकते हैं q² बराबर 2r²। अब यहां पर देखिएगा चूंकि q² जो है वो 2r² के बराबर है, इसमें 2 है एक गुणन के रूप में, तो निश्चित है कि q² 2 से विभाज्य होगा। आप लिख सकते हैं कि चूंकि 2 से q² विभाज्य है, 2 से q² विभाज्य है, इसलिए 2 से q भी विभाज्य होगा, q भी विभाज्य होगा। देखिएगा अब यहां पर एक चीज स्पष्ट होता है कि 2 से p भी विभाज्य होगा, 2 से p भी विभाज्य होगा और 2 से q भी विभाज्य होगा। लेकिन हमने जब इसको माना था तो p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं थी, यानी कि एक के सिवाय कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इनके बीच में नहीं था। परंतु यहां पर हमको प्राप्त हो रहा है कि 2 एक ऐसी संख्या 1 के अतिरिक्त है जो p और q दोनों में प्राप्त हो रही है। और आप कह सकते हैं कि यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। देखिएगा आप लिख सकते हैं कि चूंकि p और q दोनों 2 से विभाज्य है, दोनों 2 से विभाज्य है, या आप कह सकते हैं कि दोनों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में उपलब्ध है। आप एक चीज और ये लिख सकते हैं कि इसलिए p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा जो 1 के अतिरिक्त है। जो 1 के अतिरिक्त है। सह अभाज्य का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच 1 के सिवाय कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिनके बीच 1 के सिवाय कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो देखिएगा यहां पर हमको 2 एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है जो 1 के अतिरिक्त है, जो ये हमारी कल्पना के विपरीत प्राप्त होता है। आप लिख सकते हैं कि यह है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः
गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। आप लिख सकते हैं अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि रूट दुई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा अब ये आपका स्पष्ट हो गया कि रूट दुई एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कुछ खास नहीं किया गया है। एक बार यदि आपके समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हमने ये दर्शाया है कि रूट दुई एक अपरिमेय संख्या है, तो निश्चित मान लीजिए आप ये दर्शा सकते हैं कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, रूट सात एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अनेकानेक संख्याएं आपको प्राप्त होंगी जिनको आप बता सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा हम आगे अगला क्वेश्चन लेके आते हैं कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, इसी पर है, सेम इसी बेस पर है। देखिएगा हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न जो है ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि रूट दुई एक अपरिमेय संख्या है, सेम उसी बेस पर हम रूट तीन को भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। देखिएगा ये दूसरा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना रूट तीन एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा P और Q दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो देखिएगा जैसा कि यही चीज मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी माना था कि माना रूट दुई एक परिमेय संख्या है और P और Q दो सहअभाज्य संख्या है जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो देखिएगा जब हम मान लेते हैं कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है, तब हम लिख सकते हैं रूट तीन इज इक्वल टू P बाई Q। अब देखिएगा सेम प्रोसेस हम क्या करते हैं, हम Q का क्रॉस मल्टीपल रूट थ्री के साथ करवा देते हैं, तो ये रूट थ्री Q इज इक्वल टू P आपको प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से देखिएगा अब हम क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो देखिएगा ये चीज आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये रूट थ्री Q इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ P का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा जब रूट थ्री का हम वर्ग करेंगे तो हमको थ्री प्राप्त होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा थ्री Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। देखिएगा अब चूंकि थ्री Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर आपको प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि तीन से P स्क्वायर विभाज्य होगा। आप लिख सकते हैं कि चूंकि तीन से P स्क्वायर विभाज्य है, अतः इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के गुण के आधार पर हम कह सकते हैं कि तीन से P भी
P भी विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, देखिएगा विभाज्य होगा। तो अब यहां पर यह स्पष्ट हो गया कि P में 3 एक गुणज के रूप में है। ठीक, आगे देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं कि यदि 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 P बराबर 2C 3C √3 है, तो P बराबर 3C मान लेते हैं। यदि P बराबर 3C हम लेते हैं, तब देखिएगा, तब 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C का होल स्क्वायर, यहाँ 3Q स्क्वायर है, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C का होल स्क्वायर, तो 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9C स्क्वायर होगा, यहाँ 3 से 9 कटेगा तो 3 आएगा, यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3C स्क्वायर। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ स्पष्ट होता है कि Q स्क्वायर 3C स्क्वायर के बराबर है, अतः Q स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा। आप लिख सकते हैं चूंकि 3 से Q स्क्वायर विभाज्य है, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के गुण के आधार पर हम कह सकते हैं कि 3 से Q भी विभाज्य होगा, 3 से Q भी विभाज्य होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर हमको एक चीज ये प्राप्त हुआ कि P भी 3 से विभाज्य है, Q भी 3 से विभाज्य है, जबकि हमने ये माना था कि P और Q दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं, यानी एक के सिवाय इनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमें 3 एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों संख्याओं के बीच में प्राप्त हुआ है जो एक के अतिरिक्त है, और यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। आप कह सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि चूंकि 3 से P और Q दोनों विभाज्य हैं, दोनों विभाज्य हैं, P और Q दोनों 3 से विभाज्य हैं, अतः 3 P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो एक के अतिरिक्त है, जो एक के अतिरिक्त है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहां पर हमने सह अभाज्य पूर्णांक माना है। सह अभाज्य का मतलब एक के सिवाय कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, लेकिन यहां पर हमको P और Q दोनों में 3 एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है जो एक के अतिरिक्त है। आगे हम कह सकते हैं कि यह संकेत
हमारी गलत कल्पना की ओर है। यह संकेत हमारी गलत कल्पना की ओर है। ये चीज ये दर्शा रहा है कि हमने जो कल्पना किया था वह कल्पना गलत थी। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह संकेत हमारी गलत कल्पना की ओर है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको किस तरीके से दर्शाया गया है हम समझते हैं। आपके समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं है। हमने सर्वप्रथम क्या किया, इसको परिमेय मान लिया। P और Q दो सह अभाज्य पूर्णांक इस प्रकार से हमने प्राप्त किया जहां Q ≠ 0 हो। तब देखिएगा हम लिख सकते हैं √3 P/Q, क्योंकि √3 अब एक परिमेय संख्या है और उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर देखिएगा यहाँ क्रॉस मल्टीपल करके √3Q P प्राप्त किया गया। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करके रूट हटाया गया और ये 3Q² P² हो गया। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि P² 3 से विभाज्य होगा। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब P² 3 से विभाज्य होगा तो P भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखिएगा हम मान लिए कि यदि P बराबर 3C ले, तब देखिएगा ये आपका 3Q² 3C का होल स्क्वायर हो जाएगा और 3C का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 9C² होगा। यहाँ देखिएगा 3Q² 9C² होगा, 3 से 9 कट जाएगा तो आएगा 3C² और यहाँ देखिएगा Q² है, Q² 3C²। यहाँ पर देखिएगा हम कह सकते हैं कि Q² 3 से विभाज्य है। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर 3 से Q भी विभाज्य होगा। अब देखिएगा चूंकि हमने इसको सह अभाज्य पूर्णांक माना था कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमको ये प्राप्त हुआ कि P भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है। यानी P और Q दोनों में एक के सिवाय 3 एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है। और यह संकेत हमारी गलत कल्पना की ओर है कि हमने जो कल्पना किया था कि यह एक परिमेय संख्या है, यह कल्पना हमारी गलत थी, त्रुटिपूर्ण थी। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, सेम इसी बेस पर, इसी प्रोसेस पर √5 को भी आप एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जहां √3 है वहां √5 कर देंगे, जहां 3 है वहां 5 कर देंगे, बस। और कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। तो देखिएगा हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन कि किस तरीके से एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय होता है, या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका माइनस पर है और कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा इस प्रश्न को देखते हैं हम। देखिएगा अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा इसी पहले के क्वेश्चन के आधार पर हम इस चौथे क्वेश्चन को भी करते हैं। इसमें भी देखिएगा हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना 5 √3 एक
एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है तथा P और Q दो पूर्णांक हैं, दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिएगा हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है और P और Q दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक आप कह सकते हैं, सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है जहां Q बराबर 0 नहीं है। तो देखिएगा जब ये पूर्णांक है तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू P बाई Q। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम रूट 3 को उधर ले जाते हैं और P बाई Q को उधर ले जाते हैं, तो ये 5 माइनस P बाई Q इज इक्वल टू रूट 3 होगा। यहां पर देखिएगा 5 भी पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, अतः 5 माइनस P बाई Q एक परिमेय संख्या होगी। समझ रहे हैं? तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं चूंकि 5 P और Q पूर्णांक है, अतः 5 माइनस P बाई Q परिमेय संख्या होगी। अब देखिएगा जब 5 माइनस P बाई Q परिमेय संख्या हो गई तो 5 माइनस P बाई Q बराबर रूट 3 है। आप लिख सकते हैं या रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यहां पर देखिएगा ये स्पष्ट हो गया कि रूट 3 जो है यह एक परिमेय संख्या होगी और हम ये कह सकते हैं इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण
प्राप्त हुआ है, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से देखिएगा, यह स्पष्ट होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के योग को अपरिमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के अंतर को अपरिमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम गुणन की भी बात करते हैं या भागफल की भी बात करते हैं। इसमें देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन हमने 3√2 के रूप में रिप्रेजेंट किया है, 3√2 के रूप में रिप्रेजेंट किया है, और यह भी सेम इसी प्रोसेस पर होगा। यहाँ 3√2 होगा, 2 का क्रॉस मल्टीपल q के साथ कर देंगे तो √2 = p/3q होगा। यहाँ पर p, q और 3 ये तीनों पूर्णांक होंगे, अतः √2 जो होगा वह एक परिमेय संख्या होगा। और आगे लिखेंगे कि यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः इससे ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा, इसको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। वैसे वीडियो लंबा हो रहा है, हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ रहा है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। निश्चित मान लीजिए परीक्षा में आपका 3 नंबर आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। और यदि वास्तविक संख्याओं पर प्रश्न आता है तो ये 3 नंबर से कम में नहीं आएगा। तो देखिएगा, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी देखिएगा, हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा P और Q दो धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, जहां Q ≠ 0 है। ध्यान दीजिएगा, जब हम मान लिए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तब देखिएगा हम कह सकते हैं 3√2 = p/q। देखिएगा, 3 का क्रॉस मल्टीपल q के साथ कर देते हैं तो √2 = p/3q आपको प्राप्त होगा। यहां पर देखिएगा p और q और 3, ये तीनों संख्याएं जो है ये पूर्णांक है। क्योंकि यहां पर हमने पहले ही ये चीज रिप्रेजेंट किया है कि p और q दो धनात्मक पूर्णांक है, ये दो धनात्मक पूर्णांक है। और चूंकि यहां पर 3 प्राप्त हुआ है, 3 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः हम कह सकते हैं कि p/3q परिमेय संख्या होगी। हम लिखेंगे कि चूंकि 3p और q पूर्णांक है, अतः p/3q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी या
रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। देखिएगा जब p/3 क्यू परिमेय हो गई, इसी के बराबर रूट 2 है, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। देखिएगा ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। आप लिख सकते हैं कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त होता है। सेम इसी प्रकार का आपका √2 प्लस √3 भी है, सेम इसी बेस पर। देखिएगा यदि आप वर्क करते हैं तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। और निश्चित मान लीजिए जिस प्रकार से किसी बच्चे के द्वारा ही रिक्वेस्ट करने पर ये पुनः वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो निश्चित मान लीजिए कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का भी निवारण हम जरूर करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। जिन वीडियोस को मैं YouTube पर लोड करूंगा वो वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा यदि आप बेल आइकन को यानी घंटी को दबाते हैं। तो निश्चित मान लीजिए हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं कुछ और मैटर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।